हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज उसका क्लास नंबर 7 है। आज की वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री की, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी ओपन करके देख सकते हैं। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करिए, मैं आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से जो क्वेश्चन आते हैं वो वेरी शॉर्ट में आते हैं या तो फिर शॉर्ट में आते हैं, लॉन्ग में इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसमें रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी आता है और एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी आता है, दोनों कर्व को आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और लास्ट में आप लोगों को इस लेक्चर के नोट्स भी मिल जाएंगे, पहले अच्छे से समझते हुए चलिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो प्रॉपर्ली नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स में हमें क्या पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है किसी भी रीजन में, जैसे कि कोई एटम है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो जिस रीज़न में प्रेजेंट होता है उसको हम कुछ ग्राफ्स की हेल्प से और कुछ उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही में हमें पढ़ना है कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन बताती हूँ, फिर प्रॉपर्ली मैं आप लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी कि कैसे ये ग्राफ टू ग्राफ वैरी करता है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ the probability of finding an electron in an infinitesimally स्मॉल रीजन, मतलब ऐसा रीजन जहाँ पर बहुत इनफाइनाइटली वैल्यू निकाली जा रही हो। ठीक, इन स्मॉल रीजन can be represented by following two types of probability distribution curves। पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूँगी। छोटा सा आसान सा टॉपिक्स है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम पढ़ेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, चाहे वो स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल रीजन में पाया जाए, उसे दो टाइप से हम लोग डिफाइन करते हैं या दो टाइप से इसको डेराइव करते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है रेडियल और दूसरा होता है एंगुलर। ये दो टाइप से इसको डिफाइन किया जाता है। सबसे पहला होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और दूसरा होता है एंगुलर, और दोनों को मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली अच्छे से डिफाइन करने वाली हूँ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक, तो आप पहली हेडिंग डालिएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। पहले लिखवाती हूँ फिर समझाऊंगी आप लोगों को। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को नोड में पढ़ाया हुआ है कि रेडियल नोड होता है, एंगुलर नोड होता है। तो रेडियल नोड में क्या होता था कि उसमें भी डिस्टेंस की बात होती थी, तो इसी तरह रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में भी डिस्टेंस की बात होगी और इसी के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही इसका ग्राफ भी बन करके आता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन in a
spherical shell of radius r and thickness dr from the न्यूक्लियस। इसमें कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग एक एटम ले लेते हैं, ठीक, और इसमें अंदर न्यूक्लियस है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अ स्फेरिकल शेल में मान लेते हैं ये एक स्फेरिकल शेल है, कुछ ना कुछ तो उसकी थिकनेस होगी ना। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक, और एंड थिकनेस डी आर फ्रॉम द न्यूक्लियस से, और यहाँ तक की जो थिकनेस है वो डी आर है। हमने एक स्फेरिकल शेल लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस निकाली गई न्यूक्लियस से, यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल आर है, और इसकी थिकनेस जो है, जो उसकी चौड़ाई है वो डी आर है। तो हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि नहीं। और हम जानते हैं कि यहाँ पर स्फेरिकल आ रहा है तो इसका वॉल्यूम के फॉर्म में आएगा। स्फेयर है ना, तो इसमें स्फेयर में क्या आता है, वॉल्यूम ही तो आता है। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम में जो आएगा वो आएगा साई स्क्वायर आएगा, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो उसके लिए जो आता है वो साई स्क्वायर आता है, और इसमें डी आर लेंथ है और इसका डी वी वॉल्यूम हो जाएगा। तो डी वी वॉल्यूम के लिए भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वी वॉल्यूम इज इक्वल टू साई स्क्वायर, और डी वी लिख देंगे, डी वी ये लिखा, फिर साई स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। और हम डी वी कैसे निकालेंगे, डी वी होता है एरिया इंटू विड्थ, वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो एरिया इंटू विड्थ ही तो करते हैं। तो एरिया क्या होता है स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी विड्थ दी गई है, मतलब थिकनेस दी गई है डी आर। तो हमारे पास डी वी की वैल्यू क्या आ गई, डी वी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर आ गई, ठीक। तो अब हमें यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी मतलब साई स्क्वायर में इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। अब नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, यहाँ तक लिख लीजिएगा। फिर अब नेक्स्ट पेज में लिखते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू साई स्क्वायर, और कितना आया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी हो गया, जिसको लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर, ठीक। तो ये हमारा रेडियल प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक। इसमें एक और चीज़ से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डी से भी डिनोट किया जाता है। तो इसकी एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा आप लोगों को, चाहे अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें लिखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron in the space around the nucleus is called इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसमें क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होता है, इसी को इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक। और इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो लिखेंगे इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल डी है, ठीक। और इसका मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को बताया फॉर्मूला, तो डी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर है। इसको कहीं कहीं बुक में इस तरीके भी लिखा हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। आर क्या है, रेडियस है, और डी आर क्या है, थिकनेस ऑफ ऑर्बिटल है, और साई क्या है, वेव फंक्शन है, ठीक। इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, द कर्व ऑब्टेन्ड बाई
द कर्व obtained by plotting the electron probability capital D of the electron अगेंस्ट, अब मैं आप लोगों को इसका ग्राफ बताऊंगी, ठीक, अगेंस्ट इट्स डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस आर कॉल्ड रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसी को रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3s, इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं ना। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। एक साइड क्या रखेंगे, एक साइड हमारा रेडियस रखेंगे और दूसरे साइड हमें प्रोबेबिलिटी रखनी है, ठीक। तो ये यहाँ तक है। अगर हम 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ बनाएं तो 1s ऑर्बिटल के लिए कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1s ऑर्बिटल। अगर हम 2s ऑर्बिटल के लिए बनाएं तो 2s ऑर्बिटल के लिए r रेडियस हो जाएगा और ये d हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक। तो ये 2s तो 2s के पहले क्या आता है, 1s आता है। तो 1s का पहले बनाएंगे, छोटा सा बनेगा, फिर 2s का बड़ा सा बनेगा। कुल मिलाकर इतना समझिए कि अगर हमें बड़ा बनाना है तो उसके पहले छोटा बनाना पड़ेगा, फिर बड़ा बनेगा। ये देखिए, ये बड़ा है तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये भी बड़ा होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में 2s के कंपैरिजन में 1s छोटा है ना, तो इसीलिए 2s के कंपैरिजन में 1s छोटा ग्राफ बनाएंगे, ठीक। तो ये 2s का ग्राफ बन गया। अब मैं आप लोगों को p का बताती हूँ। जैसे कि ये जो 2s का था, 2 ग्राफ बना। अब देखिए 3s का देख लीजिए, 3s का देख लीजिए। जैसे कि ये d है, ये r है, तो पहले 1s का बनेगा, फिर 2s का इससे बड़ा बनेगा, फिर 3s का इससे बड़ा बनेगा। तो ये हमारे पास 3s का ग्राफ हो गया, ठीक। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया, वीडियो को रिपीट करके देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक। तो हमें ये इतना समझ में आया कि जितनी पीक्स, मतलब जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसी हिसाब से पीक वेरी करेगी, और अगर p के लिए होगा तो p के लिए अलग वेरी करेगी। एक बार p वाला भी देख लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये d है और ये r है। अगर हमें p का बनाना है तो मान लीजिए कि ये 2p का ग्राफ है, ठीक, और हमें 3p का चाहिए, तो 2p का पहले बनाया और ये हमारा 3p का हो गया। ये किसका है, 2p का है, और इससे बड़ा जो है 3p का बनेगा। इसी हिसाब से d वाला बनेगा, ठीक। तो आगे इसमें वही चीज़ लिखेंगे जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। तो लिखेंगे इट इज़ सीन दैट द नंबर ऑफ peaks in the plots for the s orbital is equal to the n वैल्यूज़। मतलब जितने s ऑर्बिटल 1s का ऑर्बिटल होगा तो उतनी ही जो ग्राफ बनेगा उसी हिसाब से वैरी करेगा, ठीक। एंड द नंबर ऑफ पीक्स फॉर p and d orbitals is equal to n-1 और n-2 एंड लगा लीजिएगा, ठीक। कह रहा है कि इट इज़ सीन दैट, ये देखा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ पीक्स इन द प्लॉट्स फॉर द s ऑर्बिटल के लिए वो इक्वल होगा n वैल्यूज़ के लिए, और जो नंबर ऑफ पीक्स है p और d ऑर्बिटल्स के लिए वो किसके इक्वल होगा, n-1 p ऑर्बिटल के लिए, और d ऑर्बिटल के लिए n-2 होगा। तो ये पूरा का पूरा हो गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब हेडिंग डालिएगा एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक। जो सेकंड वाला है वो है एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
आप लोग टेंशन मत लीजिए, 2 से 3 वीडियो बनेगी तो आप लोगों का ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सब कुछ मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी करा दूंगी और बहुत लेंदी लेक्चर्स भी नहीं बनाऊंगी, ताकि आप लोग एक दिन में अच्छे से लेक्चर्स भी देख सके और उसकी प्रिपरेशन भी कर सके। उतना ही लिखवाती हूँ जितना आप लोगों के लिए सफिशियंट है, और इतने ही लिखने से आप लोगों के एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये एंगुलर में क्या होता था कि मैंने आप लोगों को बताया था, एंगुलर में एंगल्स के बारे में होता था। तो इसमें देखिए, इसमें जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन रहा है, तो एस ऑर्बिटल का शेप्स है, पी ऑर्बिटल का शेप है, तो ये एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें लिखिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस लिख लीजिएगा दीज कर्व्स टेल्स द वेरिएशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron with its directions from the nucleus. These are not with the distance from the न्यूक्लियस। इसमें कह रहा है दीज कर्व टेल द वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन विद इट डायरेक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब जो एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है वो किस डायरेक्शन में है न्यूक्लियस से। ठीक, दीज आर नॉट विद द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियर। ये डिस्टेंस के बारे में नहीं बताता, क्योंकि डिस्टेंस के बारे में रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताता है। ठीक, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द एंगुलर प्रोबेबिलिटी distribution curves for s orbital and p orbital। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के लिए जो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो देखिएगा। s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, ये x एक्सिस है और ये 3 एक्सिस बनाना पड़ेगा ना, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये 20 से गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। तो जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ इस तरीके से फिल होंगे। तो ये हमारा एस ऑर्बिटल के लिए एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गया। इसी तरीके से पी ऑर्बिटल के लिए, और हम जानते हैं कि ये तीनों एक्सिस में पाया जाता है, तो सबसे पहले पी एक्स ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं। ठीक, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, तो ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस पे ही लाई करना चाहिए, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल के लिए बन गया। अगर हम पी वाई ऑर्बिटल के लिए बनाते हैं एक्स जेड वाई, ठीक, वाई जेड, वाई एक्सिस के लिए बनाएंगे तो वाई एक्सिस के ही अलॉन्ग आएगा, तो पी वाई ऑर्बिटल के लिए ये इसका हमारा ग्राफ बन गया। फिर उसके बाद अगर हम पी जेड के लिए बनाते हैं, क्योंकि देखिए एस ऑर्बिटल में कोई एक एक्सिस के अलॉन्ग नहीं बनता है, जबकि पी ऑर्बिटल में ये 3D होता है, 3 एक्सिस के अलॉन्ग बनता है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी बनता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी बनता है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी बनता है। और ये इसमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा, एक्स का बना दिया, वाई का बना दिया, और ये पी जेड ऑर्बिटल के लिए ये बन गया। तो आज का टॉपिक इतना ही था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे आती है और हफ्ते में 3 बार आती है, तो आप लोग किसी भी तरह का डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लिया करिए। और अगर आपको कोई वीडियो नहीं भी मिलती है, अगर आप किसी और भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में है, तो उनको भी मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके और अच्छे मार्क्स गेन कर सके। और कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछा करिए, मैं आप लोगों का सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय एंड स्टे सेफ।